हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट सेशन ऑफ दिस रीडिंग सेशन। जो हम अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल्स पढ़ रहे थे काफ़ी सेशन से, उसका ये लास्ट सेशन है जिसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है। टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, एक कॉस्ट पुश, एक डिमांड पुल। ये सारे के डिफरेंसेस क्या है, यूनिट लेबर कॉस्ट क्या होता है, ये सब हमने कवर किया था। अब हमें डिस्कस करना है कि इन्फ्लेशन मेजर कैसे किया जाता है। तो हम कहते हैं इंडेक्स के थ्रू हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। तो एक छोटा सा हमारा डिस्कशन होगा अबाउट इंडेक्सेस, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का जिसके अंदर हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स मतलब कि ये जो इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स होते हैं, तेजी और मंदी, जो हम कहते हैं कि पीक आया या फिर ट्रफ आया, ये कैसे प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, या फिर ये टर्निंग पॉइंट्स कब आए हैं उसकी टाइमिंग को असर्टेन करने की कोशिश की जा सकती है। गारंटी तो कुछ हो ही नहीं सकती बिकॉज इट इज ऑल अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन पास्ट हिस्ट्री पे और कुछ बेसिक एनालिसिस पे एक आइडिया या इंटीग्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ताकि आप सही तरीके से मार्केट को भी प्रेडिक्ट कर सको। तो दैट इज विल टॉक अबाउट इंडिकेटर्स एट लास्ट। तो पहले इन्फ्लेशन के जो इंडेक्सेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसे कई सारे तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है कि देश में इन्फ्लेशन रेट कितना है, किस रेट पे जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है। जैसे एक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जीडीपी डिफ्लेटर, हमने ये पहले ही कंप्लीट किया था पिछले रीडिंग सेशंस में, जहां पे हमने किया था कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 अगर हम करते हैं तो वो जो डिफरेंस है वो प्राइस चेंजेस की वजह से है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से है, जिसे हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। उसके अलावा दो मेन तरीके होते हैं प्राइस इंडेक्स निकालने के, एक होलसेल लेवल पे प्राइसेस क्या बढ़े हैं एंड रिटेल लेवल पे प्राइसेस क्या बढ़े हैं। अगर आप होलसेल लेवल पे प्राइसेस को चेक कर रहे हो तो वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है जिसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप रिटेल लेवल पे चेक कर रहे हो, कंज्यूमर लेवल पे चेक कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई। अभी सीपीआई जैसा मेजर ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज यूज करती है, जो काफी ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है, और रिटेल सेगमेंट भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही कवर हो जाता है, जैसे कि यूएस, वो सीपीआई यूज करते हैं। लेकिन हम, क्योंकि अभी भी हमारा बहुत बड़ा मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज नहीं है, इसीलिए प्राइजेस की एस्टिमेशन करने के लिए कि महंगाई बढ़ी या नहीं, हम डब्ल्यूपीआई यूज करते हैं। चाहे आप कोई भी यूज करें, सिर्फ लेवल्स अलग अलग हैं, कैलकुलेट करने का तरीका तो सिमिलर ही है, सिर्फ अलग अलग लेवल्स पे किया जाता है। होलसेल लेवल पे कर रहे हो तो डब्ल्यूपीआई या फिर पीपीआई, और अगर रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे कर रहे हो तो सीपीआई, जिसे कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे कॉमनली यूज फॉर्म जो होता है लास्पेयर्स इंडेक्स। So Laspere is the name of the statistician और the economist जिन्होंने तरीका बताया था कि कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए। उनकी कैलकुलेशन का तरीका बड़ा सिंपल था कि जो भी बास्केट की कॉस्ट है एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट एट बेस पीरियड प्राइसेस। मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब नहीं समझ में आया। मतलब यह हुआ कि समझो आपके पास चार तरह की कॉमोडिटीज है, ए बी सी डी, चार तरह की कॉमोडिटीज है। इनका सबका एक वेट फिक्स किया हुआ है कि ये 100 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। सबका एक वेट फिक्स किया हुआ है सारी की सारी कॉमोडिटीज का, 100 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी। और फिर आप कहते हो इसकी प्राइजेस पास्ट में क्या थी, प्रायर पीरियड में, दैट इज बेस पीरियड प्राइजेस, जो भी आपने एक बेस पीरियड लिया होगा, और करंट क्या है। तो समझो अगर मैं कहता हूं बेस में इसकी प्राइजेस थी 100, 100, 100, 200, तो करंट में इसकी प्राइसेस क्या है, 200, 200, 150, 300, ये इसकी करंट में प्राइसेस है। तो आपको पहले निकालना है कॉस्ट ऑफ बास्केट एट करंट प्राइस। तो आप क्या करोगे, P1 को मल्टीप्लाई विद करोगे विद Q, P1 को मल्टीप्लाई करेंगे विद Q, यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ बास्केट एट करंट ईयर हो जाएगा P1Q। और वही हमें निकालना है फिर कॉस्ट ऑफ बास्केट एट बेस पीरियड। तो बेस पीरियड है P0, P0 को करोगे इंटू Q, P0 इंटू Q। तो यहां P1 इंटू Q, P1 इंटू Q, P1 इंटू Q, P1 इंटू Q, उसका एक सम टोटल आएगा, समेशन ऑफ P1 इंटू Q, उसे आप न्यूमरेटर में रख दोगे। इसमें P0 इंटू Q, P0 इंटू Q, P0 इंटू Q, P0 इंटू Q, उसका एक समेशन आएगा, उसे आप डिनोमिनेटर में रख देंगे। जो आप कैलकुलेट करेंगे वो होगा आपका इंडेक्स। समझो ये नंबर कैलकुलेट करने पे समझो आता है 150।
150 का मतलब क्या हो गया, जैसा हमने जीडीपी डिफ्लेटर में देखा था वैसा ही कि बेस पीरियड प्राइसेस के कंपैरिजन में 50% प्राइसेस बढ़ी है, 50% से इन्फ्लेशन हुआ है। समझो ये नंबर आ जाता है 90। इसका मतलब 100 का बेस पीरियड का प्राइस था, अगर ऑन एन एवरेज तो वो 90 हो गया, मतलब 10% का डिफ्लेशन हुआ है। सिंपल इस तरीके से हमारा इंडेक्स निकाला जाता है। सर आपने खाली लॉजिक बता दिया, आपने कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि आपका जो करिकुलम है वो कैलकुलेशन की बात नहीं करता, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करता, सिर्फ आपको एनालिसिस लेने की बात करता है। यानी सिर्फ इतना बताता है कि आपको इसका आइडिया होना चाहिए, आपको इस पे कैलकुलेटिव सम नहीं पूछा जाएगा। करिकुलम में ये बात एकदम क्लियर है, इसलिए हमें सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ बास्केट एट करंट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट एट बेस पीरियड प्राइस करते हैं तो सीपीआई या पीपीआई जो भी निकालना है जिस भी लेवल पे, इसे हम कहते हैं लास्ट पेयर्स इंडेक्स। अब ये निकालना तो आ गया, ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ये सारे हमारे बास्केट में इंक्लूडेड है, सबकी फिक्स्ड वेट है और उसके प्राइसेस बेस में क्या थे और अभी क्या थे उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करके हमें वेटेड बेसिस पे, क्योंकि एक तरीके से ये वेट हो गया और ये करंट प्राइसेस हो गए, हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है, जिसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन या कोर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। लेकिन इस लास्ट पेयर्स इंडेक्स में कुछ कमियां हैं, जिसे हम 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। क्या बेसिक कमियां हैं? न्यू गुड्स। भाई बेस पीरियड में ए बी सी डी हमने फिक्स कर दिया, लेकिन आज के वक्त में ए गुड्स की जगह कोई एफ गुड्स आ गया है, रिप्लेस हो चुका है ना। विद टाइम चेंजेस आते रहते हैं, नई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो लोग अब उस पुराने प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, नए प्रोडक्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में हम सीडीज और डीवीडीज खरीदते थे, आज के टाइम में तो वो मार्केट ही खत्म हो गया ना, रिप्लेस होकर उसकी जगह पेन ड्राइव्स और यूएसबी आ गए हैं। सो इस तरीके से अगर रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो फिर लास्ट पेयर्स इंडेक्स वर्क नहीं कर पाएगा, वहां लास्ट पेयर्स इंडेक्स आपको सही जवाब नहीं दे पाएगा, फेल हो जाएगा। अगर न्यू गुड्स आ जाते हैं तो ये उसकी कमी है। दूसरी कमी, क्वालिटी चेंज। हम कई बार ये देखते हैं किसी सामान का दाम इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई इसलिए सामान बढ़ा। तो अगर क्वालिटी इंप्रूव की और उसकी वजह से उसका दाम बढ़ा तो एक्चुअली में वो इन्फ्लेशन थोड़ी है, वो तो बेटर गुड्स एंड सर्विस का दाम है ना, वो थोड़ी महंगाई बढ़ना है। उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग इंप्रूव हो गई, क्वालिटी इंप्रूव हो गई, उस वजह से उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, या फिर पैकेजिंग खराब हो गई उसकी वजह से उस प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया गया। ऐसा कभी भी होगा, क्वालिटी चेंजेस होंगे तो भी लास्ट पेयर्स इंडेक्स तो उसे काउंट ही नहीं करेगा, वो तो सिर्फ फिक्स्ड वेट लेगा और प्राइसेस के बेसिस पे काम कर लेगा। तो इसे रिकवर करने के लिए हेडोनिक प्राइसिंग का मेथड यूज किया जाता है। अब हमें वो नहीं जानना हेडोनिक प्राइसिंग क्या है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि क्वालिटी चेंजेस होती है तो हेडोनिक प्राइसिंग का मेथड यूज किया जाता है। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन होता है कई बार। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? ए और बी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, समझो ऐसा है, हमारे बास्केट में ए और बी सब्स्टिट्यूट है, तो कई बार कंज्यूमर इन दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूशन करता है, ए की जगह बी लेना, बी की जगह ए लेना, डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों की रिलेटिव प्राइसेस क्या है। उस वजह से हमें जो नंबर निकल के आएगा वो प्रॉपर और करेक्ट नहीं निकल के आएगा, क्योंकि कंज्यूमर ने सब्स्टिट्यूशन किया है विद इन द बास्केट। ऐसी सिचुएशन को इंप्रूव करने की सिंपल सी ट्रिक है कि आप फिशर इंडेक्स यूज करें। फिशर इंडेक्स क्या होता है ये आपके करिकुलम में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो आपको बता देता हूं। फिशर इंडेक्स इज बेसिकली अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट? ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पाशे इंडेक्स। लास्ट पेयर और पाशे इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन है। तो आपको लास्ट पेयर इंडेक्स तो पता है, लास्ट पेयर इंडेक्स में आप क्या कर रहे हो कि कॉस्ट ऑफ बास्केट एट करंट प्राइसेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट एट बेस पीरियड प्राइसेस कर रहे हो। पैशे क्या है? पैशे नया क्या है? पैशे में आप कहते हो कि जो हमें क्वांटिटी लेनी है ना, क्वांटिटी, वो क्वांटिटी करंट पीरियड की नहीं लेनी। जैसे ये जो क्वांटिटी है वो हमारी करंट पीरियड की, हमारी अभी के पीरियड की है। हमें क्वांटिटी किसकी लेनी है? प्रीवियस ईयर की लेनी है। यानी बेसिकली क्या होता है कि क्वांटिटी में भी Q0 और Q1 कर दिया जाता है। जब आप क्वांटिटी Q0 लेते हैं, क्वांटिटी Q0, सॉरी दिस इज Q0, क्वांटिटी अगर आप Q0 लेते हैं, यानी जो आपने पहले से फिक्स कर रखी है वो लेते हैं, तो इसका मतलब वो लास्ट पेयर्स इंडेक्स है। और जब आप क्वांटिटी अभी की लेते हैं, अभी क्या चल रही है? Q1, अपने इस कैलकुलेशन को करने के लिए, तो इसका मतलब आप पाशे इंडेक्स निकाल रहे हैं और फिर लास्ट पेयर्स और पाशे इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन करते हैं, तो फिशर इंडेक्स आता है जो सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेगा। तो इसीलिए कई बार रिकमेंड किया जाता है फिशर इंडेक्स यूज किया जाए। रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा? मैंने ऐसा कहा कि समझो इस क्वेश्चन में Q0 के साथ साथ Q1 भी दिया है। ये बेस ईयर की क्वांटिटी है, ये करंट ईयर की क्वांटिटी है। लास्ट पेयर्स निकालने के लिए हमने क्या किया? P1,
P1 इंटू Q0, P0 इंटू Q0, यानी कि लास्ट पेयर्स निकालने के लिए हमने जो लास्ट ईयर की क्वांटिटी है, लास्ट पेयर्स लास्ट ईयर की क्वांटिटी है वो ली और फिर कैलकुलेशन कर दिया। अगर हम इसे बदल के Q0 की जगह Q1 ले लेते हैं कि Q1 है, आज समझो 200, 15, 25, 10, Q1 लेते हैं, यानी कि फॉर्मूला क्या करते हैं, P1 इंटू Q1, P1 इंटू Q1 एंड फॉर्मूला करते हैं P0 इंटू Q1, P0 इंटू Q1। तो जो निकल के आएगा वो पाशे है, पाशे P प्रेजेंट, यानी पाशे में प्रेजेंट की क्वांटिटी ली जाती है और लास्ट पेयर्स में लास्ट की क्वांटिटी ली जाती है, लास्ट ईयर की क्वांटिटी ली जाती है। तो एक लास्ट पेयर्स में लास्ट ईयर की क्वांटिटी ली गई, पैसे में प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी ली गई और इस तरीके से इंडेक्स निकाला गया। उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कर दो, तो इनटू करके रूट कर दो, इनटू करके रूट, सिंपल। तो ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो जो आएगा दैट इज फिशर इंडेक्स। फिशर इंडेक्स सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेगा। तो आपको इसके कैलकुलेशंस नहीं पता होने चाहिए, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, इसीलिए हम इसके सम्स नहीं कर रहे हैं। आपको कैलकुलेशन नहीं जाननी है, आपको इस पे सम्स नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ लॉजिक्स जानने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या क्या कवर किया जो आपको ध्यान में रखना है। इन्फ्लेशन निकालने के लिए आप इंडेक्सेस यूज करते हैं, जैसे कि जीडीपी डिफ्लेटर, पीपीआई या डब्ल्यूपीआई या फिर सीपीआई, जिसे हम लास्ट पेयर्स इंडेक्स से निकालते हैं। लास्ट पेयर्स इंडेक्स मतलब जो भी प्राइसेस अभी हो गई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर प्राइसेस, जिसमें हम क्वांटिटी लास्ट ईयर की यूज करते हैं, बेस ईयर की यूज करते हैं। वहीं अगर हम देखें लास्ट पेयर्स इंडेक्स में तो कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है, 3 कमियां। हो सकता है ए की जगह रिप्लेस होकर नया ही आ जाए एफ, हो सकता है कि ए ने अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर ली इसलिए दाम बढ़ाए, जिसके लिए आप हेडोनिक प्राइसिंग यूज करके उसे ठीक करेंगे। और हो सकता है कि ए और बी सब्स्टिट्यूट होने की वजह से उनके बीच में ही रिलेटिव प्राइसेस चेंज हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। तो दैट इज वाई हम यूज करते हैं फिशर इंडेक्स। और फिशर ये कहता है कि लास्ट पेयर्स और पैसे का ज्योमेट्रिक कर दो। तो लास्ट पेयर्स में आपने लास्ट ईयर का क्वांटिटी यूज किया था, पैसे में आप प्रेजेंट ईयर का क्वांटिटी यूज करके सिमिलर तरीके से निकालेंगे और फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो हमें फिशर इंडेक्स मिल जाएगा और ये प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी। तो ये हमारा इंडेक्स के मेजर्स कैसे वर्क करते हैं वो हमने लॉजिक कवर किया। नाउ लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इंडिकेटर्स, बेसिकली नोन एज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमी किस दिशा में जाने वाली है उसके बारे में पहले ही पता चल जाए तो कितना बढ़िया हो, क्योंकि उसके बेसिस पे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो, ये डिसीजंस ले सकते हो किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां बाई करना चाहिए, कहां सेल करना चाहिए, कहां होल्ड करना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग थोड़ी आसान हो सकती है। तो हमें कुछ इंडिकेटर्स बताए गए हैं। ये इंडिकेटर्स बेसिकली टर्निंग पॉइंट की टाइमिंग एस्टिमेट करने की कोशिश करती हैं। ये बात ध्यान में रखना। कई बार कई लोग क्या सोच लेते हैं, ये जानने के बाद तो हम मार्केट प्रेडिक्ट कर लेंगे, इकोनॉमी प्रेडिक्ट कर लेंगे। इट इज एन अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। हम सिर्फ ये सब पढ़ने के बाद शायद बेटर पोजीशन में आ जाएंगे कि थोड़ी एनालिसिस और थोड़ा प्रेडिक्शन बेटर तरीके से कर सके। गारंटीड तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसे कितनी बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये गारंटी नहीं है। जस्ट बिकॉज ऐसा हो रहा है यहां जो बोला है, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है, वो फ्यूचर में रिपीट होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो हमारे जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, पीक और ट्रफ। पीक आने के पहले, ट्रफ आने के पहले कुछ चीजें बता देती है आने वाला है, तो हम उसे कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। जब पीक आया हुआ है या ट्रफ आया हुआ है और उस वक्त कुछ इंडिकेटर्स बताते हैं कि आ चुका है, उसके संगे संग साथ साथ, तो दैट इज अवर को इंसिडेंट इंडिकेटर और कॉन्करेंट इंडिकेटर साथ साथ। और वहीं पीक जा चुका है, ट्रफ जा चुका है, ऐसा कोई इंडिकेटर बाद में कंफर्मेशन देता है, पोस्टमार्टम करता है उसका, तो दैट इज अ लैगिंग इंडिकेटर। लैग का मतलब होता है डिले विद अ टाइम लैग, लैगिंग इंडिकेटर। तो इसका मतलब लीडिंग इंडिकेटर पहले जानकारी देता है, कॉन्करेंट इंडिकेटर सेम टाइम पे देता है और लैगिंग इंडिकेटर आफ्टर देता है, कोई चीज हो जाने के बाद देता है। हमें तीनों ही यूज करके इकोनॉमी की साइकिल को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट यहां यही होगा, आपसे एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा कि कौन से वो इंडिकेटर्स हैं जो लीडिंग है, कोइंसिडेंट है, लैगिंग है। याद रखने वाली कोई चीज ही नहीं है, बड़ा लॉजिकल है, बड़ा लॉजिकल है। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसमें टाइम लगता है और कैलकुलेट हो जाने के बाद पता चलता है अच्छा ऐसा हो गया। कुछ नंबर्स होते हैं जो साथ साथ मूवी कर रहे होते हैं, कैलकुलेट नहीं करना होता है। और कुछ चीजें होती है ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म की, जो फील करके एक रियलाइजेशन हो जाता है कि किस तरफ
सब बढ़ रहा है। जैसे कि हम लीडिंग इंडिकेटर की बात करें तो लीडिंग इंडिकेटर में जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक प्राइजेस। स्टॉक प्राइजेस मार्केट की ये सबसे बड़ी फीचर होती है या एक कैपेबिलिटी होती है, कोई चीज होने के पहले ही वो आपको आइडिया दे देता है क्या होने वाला है। जैसे आप साल 2020 उठाओ, जो कोविड पैंडेमिक से सबसे ज्यादा अफेक्टेड साल रहा है, लॉकडाउन वाले फेजेस रहे हैं। साल 2020 में लॉकडाउन होना शुरू हुआ था मार्च एंड में, हमारे देश में मार्च एंड में 25-26 मार्च के आसपास से लॉकडाउन होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन स्टॉक मार्केट अपने हाई से अपने लो पे फरवरी में ही आ गया था, इनिशियल मार्च में ही आ गया था। जब तक तो लॉकडाउन की कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि उसने पहले ही यह बात प्रेडिक्ट कर ली थी। वो आपको लीडिंग इंडिकेटर दे रहा था कि मंदी आने वाली है, वो ट्रफ इंडिकेट कर रहा था, उसमें इतनी क्षमता होती है। सिमिलरली जब धीरे धीरे लॉकडाउन से अनलॉक होने लगा तो अनलॉक प्रॉपरली हुआ भी नहीं था और स्टॉक मार्केट ने वापस सब कुछ वापस रीगेन कर लिया था और वो वापस अपने हाईस और हाईस को भी तोड़ चुका था अक्टूबर नवंबर 2020 में, क्योंकि वो अगेन एक इंडिकेट कर रहा था कि अब इकोनॉमी में सुधार आने वाला है। एक तरीके से स्टॉक प्राइसेस आपको लीडिंग इंडिकेटर का काम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि सिर्फ इसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे आप अगर प्रेडिक्ट करने जाओगे तो आप सोचोगे सर ये तो एकदम बैठा है, ऐसे तो एग्जांपल बन ही गया। हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा नहीं भी हुआ है। कितनी बार स्टॉक मार्केट रिसेशन प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है, रिसेशन के पहले स्टॉक मार्केट ने इंडिकेशन जस्ट उल्टे दिए हैं। तो दैट इज वाई हम सिर्फ इसे अकेले नहीं देख सकते, और भी चीजें देखनी होती है। जब सारे इंडिकेटर्स एक तरफ जाते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो प्रेडिक्शन है वो सही लग रहा है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग परमिट फॉर न्यू हाउसेस, नए घर बनाने के लिए अगर परमिट्स लिए जा रहे हैं इकोनॉमी में, इसका मतलब क्या है? अगर लोग खरीदारी करना चाह रहे होंगे, डिमांड होगी, तभी बिल्डर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स नई परमिट्स ले रहे होंगे, क्लियरेंस करा रहे होंगे लैंड का और बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन ले रहे होंगे। ये एक इंडिकेशन देता है कि लोगों को आगे आने वाले टाइम में ऑप्टिमिज्म है, एक्सपेक्टेशन है। देयर इज अ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन दैट गुड इज गोइंग टू हैपन। मैन्युफैक्चरर ऑर्डर दे रहा है, नए ऑर्डर दे रहा है, कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए इनपुट्स की डिमांड बढ़ गई है, अचानक से लोगों को हायर किया जा रहा है, लोगों को ओवरटाइम कराया जा रहा है। ये सारी चीजें देख के एक आइडिया लग जाता है पहले ही कि इकोनॉमी में क्या पोजीशन होने वाली है। वहीं बिल्डिंग परमिट्स कम हो गए हैं, उल्टा मैन्युफैक्चरिंग के न्यू ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं। यानी एक लीडिंग इंडिकेटर होता है कि ट्रफ की सिचुएशन आने वाली है, रिसेशन में इकोनॉमी एंटर करने वाली है। वैसे ही कुछ चीजें साथ साथ चलती है, जैसे कि लोगों की पर्सनल इनकम, क्योंकि पर्सनल इनकम इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन रियल जीडीपी। और पर्सनल इनकम क्या होता है वो हमने लास्ट रीडिंग सेशंस में पढ़ा हुआ है। पिछले रीडिंग सेशन में हमने इस बात को कवर किया है, जब हमने एग्रीगेट आउटपुट पढ़ा था तभी हमने जीडीपी पढ़ने के बाद पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम देखी थी। तो रियल पर्सनल इनकम सेम टाइम पे मूव करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी कहते हैं हम इसे। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन घट रहा है, इसका मतलब साथ साथ में वो रिसेशन की तरफ है। बढ़ रहा है मतलब साथ साथ में वो एक्सपेंशन की तरफ है, वो आइडिया दे देता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स कंप्लीटली डिपेंड करेगी प्रोडक्शन पे। इंडेक्स से ही आपको आइडिया लगता है मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का डायरेक्शन क्या जा रहा है, ये साथ साथ मूव करते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब रिसेशन आता है तो तुरंत ले ऑफ नहीं होता। रिसेशन आ गया है, ट्रफ की सिचुएशन आ गई तो सबको तुरंत थोड़ी निकाल देते हैं। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। मोरल, मोटिवेशन, लॉयल्टी टू द कंपनी एम्प्लॉयज की अफेक्ट हो जाती है, इसलिए जो ले ऑफ होता है वो लेट होता है, लेट ले ऑफ किया जाता है। तो जब ट्रफ जा चुका होता है एक्चुअली में तब ले ऑफ हो रहे होते हैं। इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट एक लैगिंग इंडिकेटर है। इन्वेंट्री सेल्स रेशियो के बारे में भी हमने डिस्कस किया था इसी रीडिंग सेशन में, स्टार्टिंग में, जब हमने रिसोर्स यूज के फ्लक्चुएशंस देखे थे कि इन्वेंट्री सेल्स से कितना आइडिया लगता है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जाती है, सेल्स के नंबर्स आते हैं, उसके बाद ये रेशियो निकलता है। तब तक जो होना है वो हो चुका है, मतलब जो हो चुका है उसके बाद इन्वेंट्री सेल्स रेशियो कंफर्म करेगा कि देखो इन्वेंट्री सेल्स रेशियो बढ़ गया, यानी इन्वेंट्री इकट्ठा हो गई, उसके सामने सेल्स इतनी हुई नहीं है। इसका मतलब जो फेज अभी अभी गया वो ट्रफ का फेज था। वहीं अगर हम देखते हैं इन्वेंट्री सेल्स रेशियो गिरी हुई आई, इसका मतलब सेल्स बढ़ गई थी और इन्वेंट्री कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो रेशियो कम आया, यानी कि अभी अभी जो गया है वो पीक गया है। इस तरह से ये हेल्प करता है। यूनिट लेबर कॉस्ट हमने जस्ट पिछले सेशन में पढ़ा था, जो कॉम्पेंसेशन है, टोटल लेबर कॉम्पेंसेशन पर आवर डिवाइड बाय आउटपुट पर आवर, उससे भी हमें आइडिया लगता है कि इकोनॉमी की कौन सी दिशा अभी अभी गई है। प्राइम लेंडिंग रेट,
बैंक्स की जो लेंडिंग रेट है उससे एक आइडिया लगता है, जिसके बेसिस पे आपको लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बेसिकली इन्फ्लेशन, क्योंकि इसके नंबर भी लेट आते हैं, महीने और क्वार्टर्स निकल जाने के बाद इसका एस्टिमेशन आता है। इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो चेंजेस है वो भी एक लैगिंग इंडिकेटर है, बताता है कि क्या हो चुका है। एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोन्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोन्स ज्यादा लिए गए, कम लिए गए, वो भी एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। इस तरीके से आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस सेशन में जो हमने बातें की है वो सब थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि एग्जैक्टली क्या लीडिंग इंडिकेटर है, क्या कोइंसिडेंट इंडिकेटर है और क्या लैगिंग इंडिकेटर है। इसके एग्जांपल्स ही आपको मेनली पूछे जाएंगे। तो इसके साथ हमारा ये रीडिंग सेशन, दैट इज रीडिंग सेशन नंबर 15 कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने 12 और 13 जो माइक्रो था वो कंप्लीट किए थे, फिर उसके बाद 14 एंड 15, जिसमें 14 में हमने पूरा मैक्रो लेवल पे एग्रीगेट आउटपुट, प्राइजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह देखे, और इस सेशन में वो एग्रीगेट आउटपुट कैसे मूव होता है उसके साइकिल्स देखे। अब साइकिल्स देखने के बाद हम इसके ऊपर एक्ट करते हैं यूजिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो नेक्स्ट रीडिंग सेशन जो हमारा आएगा, रीडिंग सेशन नंबर 16, उसमें हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग और बहुत सारा कवरेज करेंगे। पहले एक ओवरव्यू जैसा हम हमेशा एक रीडिंग सेशन के पहले लेते हैं, उसे लेने के बाद। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। इसे आप कॉपी कर लेंगे नोट्स में अपने, साथ साथ में नोट्स जो आपको दिए हुए हैं वो रेफर करके इसका भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेंगे। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।